नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं गुरदासपुर में प्रोफेसर राजकुमार शर्मा जी के यहाँ हूँ, जो इतिहासकार हैं और गुरदासपुर ज़िले में पिछले 50 वर्षों से क्या आज़ादी से लेकर आज तक जो कुछ हुआ उस सब की जानकारी आपके पास है। प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार को भी अगर कोई जानकारी लेनी होती है तो वो आप ही के पास आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से गुरदासपुर में हूँ और हम गुरदासपुर के ऐतिहासिक जगहों को मैं कवर कर रहा हूँ, अलग अलग स्टोरी कर रहा हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ गुरदासपुर के इतिहास के बारे में। ज़िले का जन्म तो आज़ादी के समय ही हो गया था। बहुत से यहाँ ऐतिहासिक हज़ारों वर्ष पुरानी चीज़ें हैं, इमारतें हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। गुरु नानक देव जी लगभग 550 वर्ष से लेकर यहाँ इतिहास मौजूद है, जिसको हम देख के भी आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ गुरदासपुर के बारे में। आप संक्षेप में हमें दर्शकों को बताएं कि क्या क्या ऐतिहासिक स्थल है यहाँ के, और लोग आएँ, ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनना चाहिए। तो आप बताइए इतिहास के बारे में। वैद जी, जिसको हम आजकल ज़िला गुरदासपुर बोलते हैं, जिसकी सीमाएं बदलती रही जी, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, प्राचीन है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स पढ़ें जी, तो उससे ये पता चलता है कि जिसको हम अब गुरदासपुर और पठानकोट ज़िला बोलते हैं, जी, जी, यहाँ पुरानी सभ्यताओं के निशान थे। जी, ये ज़िला आज भी पंजाब के प्रसिद्ध जो नदियां हैं, रावी और ब्यास जी, उनके मध्य में स्थित है। इसलिए इसको जिसको हमने अंग्रेज़ों ने जिसका नाम अपर बारी दोआब रख दिया, ये नाम अकबर के काल से भी प्रसिद्ध हो गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार मॉडर्न जो ज़िला गुरदासपुर है, इसमें कई स्थान ऐसे हैं जो ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर जी, और उसके बाद की जो सभ्यताएं जी, यहाँ पनपी और विकसित हुई, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के तौर पर गांव खोखर, डेरा बाबा नानक, जिनके नाम बदल गया, इसी तरह गुरदासपुर और घोद पोकर, ऐसे अनगिनत स्थान हैं जिनका संबंध प्राचीन सभ्यताओं से रहा है, जिसको हम एंशिएंट मोस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। जी, यहाँ एक बात और याद दिलाने वाली है कि जब आर्यों का भारत में प्रसार होना शुरू हुआ, उन्होंने मध्य भारत की तरफ फैलना शुरू किया, तो उन्होंने सैकड़े वर्ष अपने दरिया रावी के किनारे बचाए। अच्छा जी, जिसको पुरुषनी भी कहा गया है, इरावती भी कहा गया है। और रावी के बाद ही वो फिर ब्यास, सतलुज, गंगा, यमुना और मध्य भारत की तरफ बढ़ गए। तो भारत में जो पहला ऐतिहासिक वंश था वो मौर्य वंश था जी, और उसके जो प्रसिद्ध पहले सम्राट हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के हमले के बाद भारत में एक आज़ाद साम्राज्य कायम कर दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अभी सम्राट बने थोड़ा समय हुआ था कि जब इस क्षेत्र पर सिकंदर के उत्तराधिकारी, जिसने ईरान या दूसरे प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था, उसने सेल्यूकस उसको कहते थे, ही वॉज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ अलेक्जेंडर। जी, जी, तो उसने हमला किया, तो उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की सीमाएं वो मॉडर्न अफ़गानिस्तान तक ले गए। जिन प्रदेशों का आजकल हम नाम लेते हैं, जिस पर तालिबान का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है, जी, जी, तो मैं कहूँगा कि सारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। अरे वाह, हाँ, और अगर मैं सिकंदर की बात करूं तो सिकंदर अफ़गानिस्तान के रास्ते दरिया सिंध की तरफ बढ़ा था और सिंध से उसने जेलम को क्रॉस किया
और जहाँ उसकी, जिसको यूनानी अपनी भाषा में हेडेस्पस कहते थे, और उसके बाद गुरदासपुर के पास ही कई इतिहासकारों का मत है कि जो लड़ाई सिकंदर और पोरस के बीच कठोइयों के बीच में हुई, वो गुरदासपुर का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर फतेहगढ़ चूड़ियाँ था। कई इसका संबंध कठुआ से भी जोड़ते हैं। अच्छा। और कुछ इतिहासकारों का विचार है कि सिकंदर की जो बढ़ रही सेनाएं थी, उसका एक बहुत खूंखार कबीला जो कठोई था उसके साथ सामना हो गया, और सिकंदर की सेनाएं दरिया ब्यास के इस तरफ, जिसको हम दाहिना किनारा कहते हैं, वहाँ आकर रुक गई, क्योंकि दरिया ब्यास के उस पार उनका साम्राज्य था, नंद साम्राज्य था। इसलिए सिकंदर की सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद जो अगला वंश प्रसिद्ध आता है जो गुरदासपुर के रीजन पर काबज रहा, वो थे हिंदू शाही राजे कुषाण काल के सिक्के अभी भी गुरदासपुर के रीजन में मिलते हैं, जम्मू, पठानकोट और गुरदासपुर में मिलते हैं। तो जैसे पता ये चलता है कि ये कुषाणों का भी साम्राज्य इस प्रदेश पर फैला हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐतिहासिक वंश है वो हिंदू शाही राजे हैं जी। हाँ जी, जिनमें जयपाल, अनंगपाल, जिनका सामना तुर्कों से हुआ, अफ़गानों से हुआ, और धीरे धीरे ये जो हिंदू शाही राज्य है, जिनकी कैपिटल लमगान थी काबुल के पास जी, तो उनका भी पतन हो गया। तो जब हम सल्तनत काल में आते हैं, उसके बाद महमूद गजनवी का कब्जा हो गया इस प्रदेश पर, मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में हरा दिया। तो धीरे ये प्रदेश तुर्क साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और मुग़ल काल में ये जो प्रेजेंट गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हम गुरदासपुर पठानकोट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, पठानकोट का एक नया ज़िला बन गया था, तो ये इसको जम्मू परगना कहते थे। हाँ, इसका नाम जम्मू परगना था। चाहे मुग़लों ने बाद में इसमें कई और परगने बना लिए, है ना, जैसे पोहा परगना, कानून परगना, ये दोनों ही ऐतिहासिक स्थान है। इनको भी परगने को हम मॉडर्न ज़िले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तो, पर इनका यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि जो परगनास होते थे, इनका क्षेत्रफल मॉडर्न ज़िले के ज़्यादा होता था। अच्छा। बहुत ज़्यादा होता था। तो ये मुग़ल काल में गुरदासपुर का मौजूदा क्षेत्रफल जम्मू परगने का हिस्सा था। तो इस यहाँ एक और बात वर्णन योग है कि यहाँ का जो बहुत प्राचीन शहर है कलानौर, जिसकी हिंदू तुलना काशी और कैलाश से करते हैं, तो 14वीं शताब्दी में जो प्रसिद्ध जर्नैल था जसरत खोखर, हाँ जी, उसने दो बार कलानौर को उजाड़ दिया। और यही कारण है कि कलानौर अभी भी आपको अगर उसको दूर से भी देखें, पास से भी देखें, ऊंचाई पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ का सल्तनत काल जो 1526 से पहले पड़ता है, उसमें पहली ऐतिहासिक घटना जो गुरदासपुर के प्रदेश से जुड़ी हुई है वो ये है कि फ़िरोज़ तुगलक जब वो दिल्ली का सुल्तान था, तो उसको ये कलानौर का क्षेत्र बहुत अच्छा लगा। यही कारण है कि उसने कलानौर के पास जो एक सहायक नदी बहती है, जिसको हिंदू किरण या सरस्वती कहते हैं, उसके किनारे ने उसने एक बहुत बड़ा सुंदर महल बनाया था। तो फिर इस प्रदेश की प्रसिद्धि होती है हुमायूं के काल में। उसके बाद हाँ, हुमायूं 1556 को फरवरी के महीने जब दिल्ली में, जिसको हम उस जगह को हम पांडवों का किला भी कहते हैं, शेर शाह सूरी का किला भी कहते हैं, पुराना किला भी कहते हैं, और वहाँ वो लाइब्रेरी जिसको दीन पनाह कहा जाता है, तो अजान की उसने आवाज़ सुनी, तो वो सत्कार के साथ जब उठ खड़ा हुआ तो उसके पैर सीढ़ियों से फिसल गए। तो उस समय उसका लड़का, जिसकी उम्र बहुत कम थी,
वो अपने संरक्षक बैरम खां के साथ कलानौर के पास ही ठहरा हुआ था। तो कई दिनों के बाद जब खबर मिलती है उसको बैरम खां को, तो वो अपने कुछ वफादार अधिकारियों के साथ और इकट्ठा होके अकबर की ताजपोशी कर रहे थे। सो हुमायूं के वहीं सीढ़ियों से गिरने के बाद हाँ, उसको जब ये सूचना मिलती है हाँ कि हुमायूं की डेथ हो गई है दिल्ली में, जी, तो वो अपने उसके रिश्तेदारों से ये बात को गुप्त रखता है और अचानक उसकी खबर मिलते सहारे उसकी ताजपोशी कर देता है। जो भी वो मुस्लिम क्रियाएँ थी उसको पूरा कर देता। अच्छा। तो उसके बाद ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। तो क्या उस समय भी नाम गुरदासपुर ही था इस क्षेत्र का? नहीं, गुरदासपुर का नाम कब गुरदासपुर हुआ? ये गुरदास पन्याड़ के सामल ब्राह्मण गुरिया जी थे। जी, तो वो पन्याड़ यहाँ से ना उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पुरानी जो त्रिमू रोड है उस पर स्थित है। वो रास्ता पुराने मध्यकाल में पठानकोट की तरफ भी जाता था। तो ये कहा जाता था उनके कोई फैमिली डिस्प्यूट के कारण ये तो जो गुरिया जी थे वो गुरदासपुर आ गए और कुछ देर के लिए यहाँ रहने लगे। उनके 2 लड़के थे, नवल राय और पाला जी। तो वो नवल राय यहीं रह गए, उनकी समाधि यहाँ बटाला रोड पर स्थित है। और पाला जी को वो अपने साथ एक गांव है गुरदासपुर पठानकोट रोड पर, गुरदासपुर भाइयाँ, जी, जी, जाकोलाड़ी के समीप है। अच्छा, रेलवे स्टेशन जाकोलाड़ी के समीप है। जी, जी, वहाँ वो जंगल का इलाका था, वहाँ सेटल हो गए। उनकी समाधि अभी तक यहाँ वहाँ मौजूद है। पर ये सारी चीजें इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं है। हाँ, कम दर्ज है, जी, जी, कम दर्ज है महंतों का। उनके जो वंशज हैं उनको महंत कहा जाता है। तो नवल राय के आगे जो लड़के थे बाबा दीपचंद, उन्होंने फिर इस छोटे से गांव को विकसित करना शुरू किया। और फिर ये जो महंतों का परिवार था ये 2 हिस्सों में बट गया, बड़ी सरकार और छोटी सरकार। जो बड़ी सरकार थी वो गद्दी नशीन थी और छोटी सरकार थी जो उनके छोटे भाई के संतान थे। जी, जी, तो इनका जो हेडक्वार्टर था बड़ी सरकार का, उसको रंग महल कहा जाता है। तो धीरे धीरे समा बीतता गया और लोग क्योंकि ये सनातन धर्म का एक वैष्णव मत का एक सेंटर था, तो ये धीरे धीरे ये गांव विकसित होने लगा। काम करने वाले वो धीरे धीरे जमींदार बन गए। तो बाबा दीपचंद के जो वंशज थे उनको महाराजा रणजीत सिंह के समय में भी काफ़ी जगीरें मिली। वो कहाँ रहते थे? वो रंगमहल में ही रहते थे। वो हाँ, कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से हमारे घर से जो ओंकार नगर में स्थित है हार्डली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इट इज़ इन द मिडल ऑफ द टाउन। अच्छा, गुरदासपुर में ही, खास गुरदासपुर। वहाँ 2 चीज़ें हैं, एक रंगमहल है, एक झूलना महल है। वो अभी भी हैं क्या? हाँ, अभी भी कायम है। उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ पर अभी भी कायम है। अंग्रेज जो थे वो गुरदासपुर को झूलना महल के साथ आइडेंटिफाई करते थे। तो झूलना महल एक दीवार है जिसको शेकिंग आर्केड भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता था, अब तो उसमें कुछ छेड़खानी के कारण तब्दीली आ गई है कि उस पर हाथ रखो तो वो कांपने लगती थी वो दीवार। वैसे थी। हाँ, और बाद में यहाँ जब SGPC का और महंतों का मुकदमा चला तो यहाँ एक छोटा सा गुरुद्वारा आसार दिया गया। पर महंत जो वैष्णव मत को मानने वाले थे उनका जो मठ है जी, उसको अभी भी रंग महल ही कहा जाता है और बैसाखी के पर्व पर उनका दिन भी मनाया जाता है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी से जो जुड़ी हुई गुरदासपुर जिले में जो कुछ है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। एक और उसी काल में बाबा लाल जी ध्यानपुर वाले जो हुए हैं वो भी तो उसी काल में ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल उसी को। कब बाबा लाल जी ने तो बहुत लंबी उम्र जिए। जी,
और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो उनकी समाधियाँ अभी विधियानपुर में हैं। जी। बाबा लाल जी पंजाब के बाहर के रहने वाले थे और इस इलाके में आके सेटल हो गए। उनकी प्रसिद्धि शाहजहां के पीरियड में होती है, जब शाहजहां का जो बड़ा लड़का था दाराशको, जिसको बाद में औरंगजेब ने मार दिया, वो सूफीज़म में विश्वास रखता था, सूफी मत में। तो उनकी कई वार्तालाप बाबा लाल जी से हुए जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। अच्छा। और इसकी हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस भी है कि दाराशको के समय में बहुत सी जगीरें जो थी वो बाबा लाल जी के नाम कर दी गई। तो अब बाबा लाल जी का जन्म दिहाड़ा हर वर्ष ध्यानपुर में मनाया जाता है जी। वो जगह इसलिए प्रसिद्ध है कि जो औरतें जिनके घर कोई संतान नहीं होती तो वहाँ जाके अगर सच्चे मन से वो वहाँ स्नान करती हैं, माथा टेकती हैं, तो उनको संतान प्राप्ति होती है जी। इसके अलावा अपने मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ कि जिनके पता नहीं ये कुदरत की क्या करिश्मा है कि जिनके यहाँ लड़का पैदा नहीं होता तो उनको वो कुछ देर के लिए पति पत्नी को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ व्यतीत करने के लिए कहते हैं। और हमारे पास सैकड़े केस हैं जिनको पुत्र धन की प्राप्ति हुई वहाँ जाने के बाद, वहाँ स्नान करने के बाद, और उनकी जो जैसा वो डिसिप्लिन बताते हैं उसके अनुसार लाइफ व्यतीत करते हैं। मतलब वहाँ रहना पड़ता है, वहाँ एक रात रहना पड़ता है जी। हाँ, और उसके बाद जब बच्चा वो लड़का पैदा हो जाता है तो उसको वहाँ माथा टिकाने के लिए जाते हैं, खूब बाजे गाजे के साथ जाते हैं जी। और कई तो बाबा जी को ही बोलते हैं कि इस बच्चे का नाम ही आप रखें। तो यही कारण है कि जब पंजाब में आतंकवाद ज़ोरों पर था तो इनके मठ पर कोई हमला नहीं हुआ था, क्योंकि आसपास के गांव के बहुत से जो लड़के लड़कियां थे इनके ही आशीर्वाद से पैदा। सिखों के यहाँ भी ये था कि जो ये इलाका सराउंडेड है जाट पॉपुलेशन के कारण, हाँ जी, तो उनको वहाँ से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा। जी जी। अच्छा, और इनका कोई रिलेशन भी था, मैंने सुना है गुरु नानक देव जी और इनका? ये कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी बाबा लाल दयाल के ही खानदान से दूर से संबंधित थे जी। और बाबा लाल जी की एक सेपरेट हिस्ट्री है। गुरु नानक देव का जो इतिहास है वो भी इसी प्रदेश से जुड़ा हुआ है। चाहे गुरु नानक देव शेखुपुरा में, जिसको आजकल ननकाना साहब कहा जाता है, वहाँ पैदा हुए, पर गुरु नानक देव जी और गुरदासपुर का आपस में क्या संबंध है? गुरदासपुर में कितना समय बिताया, कौन कौन सी जगह, उसके बारे में गुरु नानक देव जी का गुरदासपुर से बहुत ज़्यादा संबंध है। उनके नानके भी यहीं थे और उनकी शादी भी बटाला में हुई थी। तो सुल्तानपुर लोधी से बारात आई, उस पर्व को भी अभी मनाया जाता है। इसके अलावा जो सीमा के बिल्कुल पास हमारा प्रसिद्ध शहर है डेरा बाबा नानक, उसका भी बाबा नानक जी के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये डेरा बाबा नानक को गुरु नानक देव जी के वंशज, जिनको बेदी कहा जाता, बेदी क्षत्रिय थे, उन्होंने ही बसाया था। बाबा नानक जी ने अपने ज़िंदगी के आखिरी 17 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समा जो दरिया रावी के उस पार, अब पाकिस्तान नौरोवाल ज़िले का हिस्सा है, पर प्राचीन 47 से पहले उसको शकरगढ़ तहसील कहा जाता था, उसमें अपनी ज़िंदगी के आखिरी 17 साल बिताए। वहाँ ही उनका वो अकाल चलाना हुआ और वहाँ ही उनका अंतिम जो था रस्में संस्कार की गई, अंतिम संस्कार वहीं किया गया, वहाँ किया गया। ये कहा जाता है कि उनके 2 लड़के थे, एक श्रीचंद और एक लक्ष्मी। तो श्रीचंद बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने घर बार त्याग दिया था, सन्यासी हो गए थे और वो अदासी अखवाए, जो उन्होंने अदासी संप्रदाय को आगे किया। अच्छा। तो
ये कहा जाता है कि वो एक बार घूमते घुमाते, और वो पठानकोट रोड पर एक जगह है बारठ साहब, वहाँ लगभग कई साल तक वहाँ उन्होंने तपस्या भी की थी। वहाँ आजकल एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। तो जब वो अपने पिता की समाधि के दर्शनों के लिए आए तो वहाँ के बसनीकों ने बोला कि जो रावी दरिया है, तब थीन डैम बना नहीं था, इसमें अचानक फ्रेशर्स आ जाते थे, बाढ़ आ जाती थी, कि ये जो गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल है उसको बहा के ले जाएंगे। तो उन्होंने फिर अस्थि कलश को वहाँ से निकाल कर वो डेरा बाबा नानक ले आए। वहाँ एक अजीता रंधावा था जो गुरु नानक देव का फॉलोअर था। वहाँ आजकल गुरुद्वारा दरबार साहब है, उसको गुरुद्वारा दरबार साहब कहा जाता है। और सीमा के उस पार जहाँ उन्होंने अपने जिंदगी, जहाँ उनका देहांत हुआ या अकाल चलन हुआ, उसको करतारपुर साहब कहा जाता है। मोदी साहब की सरकार ने अब वहाँ एक दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए सड़क का, पाकिस्तान सरकार की इजाज़त के कारण एक सड़क का निर्माण कर दिया, कॉरिडोर जो ये बना जिसको करतारपुर साहब कॉरिडोर जी जी कहा जाता है। तो गुरु नानक देव से वहाँ डेरा बाबा नानक में एक और जगह है जो गुरु नानक देव के वंशजों के कंट्रोल में है, वो उस गुरुद्वारे का नाम चोला साहब है जी। सो ये वहाँ एक गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का जो चोला वो पहना करते थे उसको वेदियों ने, उनके वंशजों ने संभाल के रखा हुआ है। और आजकल भी डेरा बाबा नानक में जो बाबा नानक देव जी के 18वीं वंशज हैं वहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं, 16वीं से लेकर 18वीं 3 पीढ़ियाँ रह रही हैं वहाँ रह रही हैं। तो इसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों रणजीत सिंह का शासन हो गया जी। तो अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह के शासनकाल में यहाँ एक और घटना हुई थी। जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो सब धर्मों का आदर करते थे जी जी। और विशेष करके वो प्रसिद्ध थे कि हिंदू धार्मिक स्थानों पर भी जाते थे। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि वो हर वर्ष कटास राज जाया करते थे। अरे वाह, है नी? जो अभी पाकिस्तान में है, जो अब पाकिस्तान में है, हिंगलाज माता का मंदिर है, जी जी जी। वहाँ जाया करते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह को कालानौर के प्रदेश के हिंदुओं ने ये शिकायत की थी कि शाहजहाँ उत्तर मुगल काल में जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है उसको ध्वस्त कर दिया गया, जो इसके किनारे स्थित है किरण के, और उसके जगह मस्जिद उसार दी गई। ऐसा तो अंग्रेज़ों ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने फिर इंक्वायरी कराई और उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो मुसलमान चौधरी थे, मुकद्दम थे, उनके सामने ये प्रपोजल रखी कि आपको ये मंदिर की पवित्र जगह छोड़नी पड़ेगी और इसके एवज़ में मैं आपको नई मस्जिद और ज़मीन दे दूँगा सरकारी खर्च पर। तो उनको ये मंदिर का इलाका छोड़ना पड़ा और ये मंदिर को दोबारा बना दिया। वो कौन सा मंदिर था? वो शिव जी का मंदिर जो ही बिल्कुल, जिसके नाम ये कलानौर का नाम ही कलेश्वर के नाम से पड़ा है। अच्छा। महादेव कलेश्वर के नाम से पड़ा है, उसी के कारण इसको कलानौर कहा है। यहाँ का शिवलिंग भी बड़ा अलग। हाँ, इसका शिवलिंग बिल्कुल लाइन पोजीशन में है। हाँ। और ऐसा शिवलिंग शायद भारत में कहीं और नहीं है। तो यहाँ दूर बैसाखी के दिन, यहाँ शिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है यहाँ। तो अभी भी अगर आप मंदिर में मत्था टेकने जाए तो अभी भी एक वहाँ जो है खड़ग सिंह की एक प्लेक लगी हुई है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार, बल्कि इसको दोबारा उसारा था रणजीत सिंह के जानशीन खड़ग सिंह ने। तो उसके बाद रणजीत सिंह का मृत्यु 1839 में होगी। तो अंग्रेज़ों ने 1849 में दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध के बाद उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अच्छा। तो उनको एक नए ज़िले की ज़रूरत पड़ी
तो जो पंजाब के हुक्मरान थे, ब्रिटिश हुक्मरान, उन्होंने ऑर्डर किया कि जो जीटी रोड है जो दिल्ली से पेशावर तक जाती थी, तो उसके जलंधर के बाद उत्तर में एक नया जिला बनाया जाए। और अंग्रेज़ों ने 1849 में अदीना नगर के नाम से एक नया जिला बनाया। अच्छा, पहले दीनानाथ जिला, दीनानगर जिला, उसका हेडक्वार्टर भी अदीना नगर बनाया, तो इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर बटाला गया। फिर ये जिला 1 मई 1852 को गुरदासपुर के छोटे से गांव को जिले का नया हेडक्वार्टर बना दिया गया। अच्छा। और इस जिले का नाम अदीना नगर से बदलकर गुरदासपुर रख दिया गया। तब से ये एक गांव से शहर में विकसित होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियाँ आ गई, सरकारी मुलाजम आ गए, सरकारी अधिकारी आ गए, और पादरी भी आ गए, क्रिश्चियन पादरी भी आ गए, क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, एक हमारा बहुत प्रमुख स्थान है जो महंता दी पंडोरी है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। महंताओं की जो पंडोरी है, ये लगभग दरिया ब्यास के महाने पर स्थित है, जिसको हम अंग्रेजी में रेज्ड ग्राउंड कहते हैं। दरिया ब्यास का भी इसके साथ ही बहा करता था। वो उबड़ खाबड़ जमीन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इस मठ की स्थापना, ये भी सनातन वैष्णव मत का केंद्र है जी। तो इसकी स्थापना नारायण जी ने रखी थी, जो कानून से यहाँ आए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका जहांगीर के, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी है कि उनका जहांगीर के साथ वार्तालाप हुआ था, और जहांगीर को उन्होंने इतना इम्प्रेस किया अपनी विद्वता से जी कि जहांगीर ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन इस मठ के नाम से कर दी। और ये इनकी जो महंत है, यहाँ के जो मठधीश हैं, उनको गोरखपंथियों के ढंग से यहाँ दफनाया जाता है। ये हिंदुओं का एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। तो हर वर्ष बैसाखी के दिन भी यहाँ मेला लगता है। और ये जो मठ है, ये किला नुमा है, किले की तरह है जी, बिल्कुल। और इसके इर्द गिर्द अभी भी सैकड़े एकड़ ज़मीन पंडोरी मठ के नाम पर है। अच्छा। सो जब 40 अंग्रेज़ों का जाने का समय आया, 47, तो गुरदासपुर का जो ज़िला था, ये इसके बारे में एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी पार्टीशन के पहले कि ये गुरदासपुर का ज़िला इंडिया में रहेगा या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। उसका कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने 47 की विभाजन के समय इंडिया के 2 प्रांतों को बांटना था। बाकी प्रांतों के बारे में तो क्लियर था, जो प्रांत नॉर्थ वेस्ट में थे, जैसे नॉर्थ वेस्ट है, बलूचिस्तान है, सिंध है, कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी है। पर पंजाब और बंगाल की बांट होनी थी, इसलिए रेड क्लिफ कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिसके कई जज मेंबर भी थे, और उसके चेयरमैन मिस्टर साइरल रेड क्लिफ थे। तो उन्होंने जो फैसला देना था, उसको उन्होंने 1941 का जो सेंसस था ना, जनगणना थी जी जी, उसको अपना आधार बनाया। तो अगर हम 1941 की पॉपुलेशन को ध्यान में रखें, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। इसमें तहसीलें थी बटाला, शकरगढ़ जो रावी के उस पार थी, पाकिस्तान में चली गई, गुरदासपुर और पठानकोट, 4 तहसीलें थी। उसमें सिर्फ एक तहसील थी जहाँ मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी थी, वो पठानकोट की थी। बल्कि पर ये प्रतिशत बहुत कम था। अगर सारे ज़िले को कलेक्टिवली लें तो 0.8% समथिंग मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। सो हिस्ट्री में इसको नोशनल डिवीज़न कहा जाता है। जो जून प्लान थी पार्टीशन के, उसके साथ एक ना डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया गया था जिसका नाम था नोशनल डिवीज़न। सो नोशनल डिवीज़न के अनुसार इट वाज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यही कारण है कि 14 अगस्त 1947 को
पाकिस्तान सरकार द्वारा अपॉइंटेड डिप्टी कमिश्नर और एसपी उन्होंने गुरदासपुर ज़िले का चार्ज अपने कंट्रोल में ले लिया, और जो यहाँ के पुराने डिप्टी कमिश्नर थे कन्हैया लाल कपूर और एसपी, उनको रेस्ट हाउस में बंद कर दिया। तो यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस पर, एसपी के ऑफिस पर, डीसी के ऑफिस पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। तो यहाँ के जो हिंदू सिख पॉपुलेशन थी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की, वो सहम गए। कई जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्होंने अपने औरतें बच्चे दरिया ब्यास के उस पार भेजनी शुरू कर दी। पर ऐसा कुछ पुराने लोग मुझे बता रहे थे कि 16 अगस्त की शाम को ना यहाँ लाहौर से टेलीफोन एक दो आदमियों को आए थे कि घबराने की बात नहीं, तो हो सकता है कि गुरदासपुर का बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में ही रह जाए। तो 17 अगस्त को दोपहर के बाद लाहौर रेडियो ने अनाउंसमेंट कर दी कि शकरगढ़ तहसील को गुरदासपुर से काट दिया जाता है, उसको पाकिस्तान को दिया जाता है, और बाकी का 3 तहसीलें बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट वो इंडिया को दिए जाते हैं। अच्छा। तो 17 दोपहर के बाद नक्शा ही बदल गया, दोबारा तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। पाकिस्तान से जो अपॉइंटेड थे डिप्टी कमिश्नर सुप्रिटेंडेंट पुलिस, उनको वापस लाहौर जाना पड़ा। तो ये कैसे हुआ, ये तो एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। पर ऐसा कहा जाता है कि जो माधोपुर के हेडवर्क्स थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ से ना एक लाइन लिखवा दी थी, एक क्लॉज ऐड कर दी थी, वो जो बाउंड्री कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी उसमें कि कोई भी डिसीजन मेजॉरिटी से नहीं माना जाएगा, जो चेयरमैन का फैसला होगा वही माना जाएगा। यही कारण है कि जिला गुरदासपुर, जिला लाहौर और पंजाब के जिला फिरोजपुर में बड़ी तब्दीलियाँ की गई। अच्छा। जैसे गुरदासपुर में शकरगढ़ तहसील काट के पाकिस्तान तो दे दी, यहाँ ही सिख रिप्रेजेंटेटिव से गलती हो जाती है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि माइनर एडजस्टमेंट हो सकती है। इनको ये एहसास नहीं हुआ कि जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब है सीमा रेखा के बिल्कुल पास है, उसको इधर किया और इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। इनका ध्यान जो था, जो सिख रिप्रेजेंटेटिव थे, इनका ध्यान केंद्र था ननकाना साहब पर, बल्कि ये कोशिश कर रहे थे कि पंजाब को, जो इंडियन पंजाब है, इसको चनाब की बाउंड्री मिल जाए। जी, एक और बड़ा प्रसिद्ध स्थान मुझे भी पहली बार पता लगा, ये जो छोटा अपना घल्लूगारा, इसके बारे में क्या सही, जो कुछ वर्ष पहले पंजाब सरकार ने 2011 में जो सिख औरतें, बच्चे, आदमी अप्रैल मई जून 1746 में शहीद हुए थे, उनकी याद में एक बहुत बड़ा 10 एकड़ के क्षेत्र में एक बड़ा बढ़िया स्मारक उसार दिया है। जी जी। ये इसको छोटा घल्लूकरा कहा जाता है, या पहला घल्लूकरा भी कहा जाता है। ये घल्लूकरा एक्जैक्टली एक पंजाबी का शब्द है जी, जिसको अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं होलोकास्ट, कत्लेआम। तो पंजाब के इतिहास में ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं, एक 1746 में जिसको पहला छोटा घल्लूकरा कहा जाता है, और एक 1762 में जिसको बड़ा घल्लूकरा कहा जाता है, जो वो आजकल जो मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट का वहाँ एक गांव है कुप, वहाँ भी थी। जहाँ तक छोटे घल्लूकरा का संबंध है, तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद, उनकी मार्टारडम के बाद, जो 1716 में दिल्ली में महरौली के पास हुई, सिख छोटे छोटे जत्थों में बट गए थे। तो इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप लाहौर के पास एक गांव है रोड़ी साहब, वहाँ ठहरा हुआ था। तो वहाँ वो एमनाबाद में पड़ता था, पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर है, वो गुरु नानक देव जी से भी जुड़ा हुआ है। तो वहाँ उनकी झड़प लाहौर का जो दीवान था लखपत राय, उसके भाई के से हो गई, और वो जसपत राय उस झड़प में मारा गया। उसके बाद मुग़ल गवर्नमेंट, उस समय पंजाब का गवर्नर यही खां था, तो
सिखों के प्रति वो मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, जो 3 महीने तक चला, अप्रैल से लेके लगभग जून के एंड तक। तो सिखों का पीछा पहले रावी के साथ साथ किया गया। रावी जो है वो हिमाचल से होती हुई अब पंजाब में आती है। हाँ, पंजाब में आती है। तो सिखों ने अपने आप को बचाने के लिए रावी के साथ साथ ही ऊपर की तरफ, पहाड़ों की तरफ, जहाँ बशौली की पहाड़ियाँ हैं, जी जी, अब वहाँ थीन डैम बन गया है। तो थीन डैम इसीलिए बनाया गया कि वो रावी दरिया एक ऐसा पड़ाव आता है, वहाँ संकरे क्षेत्र से गुजरती है। तो बिजली पैदा करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ थीन डैम को सार दिया, जिसको आजकल महाराजा रणजीत सिंह डैम भी कहते हैं। तो उन्होंने इस तरफ शरण ली। वो एक्चुअली मुगल सेनाओं की मार से बहुत दूर जाना चाहते थे, कि उनका मकसद था कि वो ब्यास दरिया की तरफ पड़े। तो उनको ऐसा करने में कई दिन लग गए। उनके सैकड़े साथी भी मरते रहे, युद्ध होते रहे, लड़ाइयाँ होती रही। और वो जून के महीने में गुरदासपुर शहर से कोई 15 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको कानूमान का शंभ कहा जाता है, शंभ का अर्थ है कि मार्शी लैंड, जो दरिया का किनारा है, जहाँ झाड़ियाँ उगती हैं, वृक्ष उगते हैं, हाँ। वहाँ शरण ली। तो एक बहुत बड़ी मुगल सैनिक टुकड़ी ने उनको लगभग चारों तरफ से घेर लिया। तो यहाँ कई दिनों तक मुगल सेनाओं के साथ सिखों की झड़पें होती रही, स्कर्मिशेस होती रही, और इनको कानूमान के शंभ में घेर लिया गया। तो इस यहाँ सैकड़ों की गिनती में सिख मारे गए। इसके बारे में एग्जैक्ट एस्टिमेट तो नहीं पता, कहा जाता है कि 7,000 से लेकर 7,000 से लेकर 11,000 उनकी गिनती थी। जी जी। तो इसलिए, पर बाद में सिख ब्यास दरिया के साथ बढ़ते बढ़ते गोंदवाल की तरफ गए, फिर वो सतलुज दरिया की तरफ गए, और वहाँ से वो जिसको आजकल मालवा रीजन क्या कहा जाता है, बठिंडा, फरीदकोट, संगरूर, उस क्षेत्र में चले गए, जो उनके लिए कंपैरेटिवली सेफ था। तो उनकी याद में ही ये छोटा गल्लूकारा असारा गया है, जिसको छोटा गल्लूकारा मेमोरियल कानूमान बिल्कुल ठीक है जी। ये मेरा, मैं तो ये मानूंगा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको पूरी तरह से हटा दिया गया था, मिटा दिया गया था, उनका कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई, और सच्चाई से दूर रखा गया। हाँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब जो सरकार आई है, ये वापस उन सब चीज़ों को लेके आएगी, ताकि हम इतिहास की सही जानकारी अपने आने वाली जनरेशन को खेत दे वाली सकें। बात यह है कि जो बहुत से ऐतिहासिक स्मारक हैं जी, उनके साथ मॉडर्न अर्बनाइजेशन के कारण, थोड़ी जो लस्ट फॉर लैंड के कारण, और सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट का इंडिफरेंस है जी, उसके कारण, जो हमारे हेरिटेज इमारतें हैं जिसका इतिहास के साथ संबंध है, चाहे एक बात बड़ी दुख से साथ कहनी पड़ती है कि लगभग सारे ही पंजाब में प्राचीन इतिहास को भूला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। तो हम अपना प्राचीन इतिहास, जिसका संबंध, क्योंकि अभी तो इतिहासकार इस बात को मान रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो सिविलाइजेशन है उसका जन्म ही इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। बिल्कुल ठीक बात। वो थ्योरी तो ख़त्म हो गया कि एरियन जो थे वो सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से आए थे, वो बिल्कुल बात गलत है। ये तो प्रोपेगेंडा किया गया था कि जैसे यहाँ के रहने वाले नहीं है, बाहर से यहाँ आए थे। तो जब आज रामायण काल की चीजें मिल रही हैं, महाभारत काल की चीजें मिल रही हैं, तो ये तो अभी की बात है, ये अभी तक 500, 700, 1000 साल की बात है इसको लेकर। अगर आप आर्कियोलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स पढ़ें तो ये प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए। बिल्कुल जुड़े हुए जी। ये इतिहास ऐसा बड़ा सब्जेक्ट है कि हम घंटों आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, पर आपका भी बहुत समय आपने दिया। मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा, और आज सच में एक ये पूरी वार्तालाप जो हुआ है आई ओपनर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इतिहास की हमें नहीं मालूम थी, शर्मा जी के माध्यम से, प्रोफेसर साहब के माध्यम से वो सारी पता लगी हैं। इसी तरह से हम आगे भी इनसे चर्चा करते रहेंगे,
और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद इसके साथ जुड़े रहें, और आपके पास भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिखकर भेजें, ताकि हम प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर राजकुमार शर्मा जी से इसके बारे में फिर से आपको बातचीत कराएंगे, और कभी लाइव इंटरेक्शन भी संभव हुआ मैं आपके साथ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।